जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्णा। ये कुछ पिक्चर है, देखिए एक बार। दिस इज स्पाइन। ओके, जो ये स्पाइन है इसके अंदर दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर स्केलेटल सिस्टम। ओके, ये स्कल होता है एंड स्कल के बैक साइड से हमारी स्पाइन कनेक्टेड होती है लाइक दिस, एंड ये टेल बोन तक, जो हिप बोन है वहां तक जाके ये कनेक्ट होती है। ठीक है, समटाइम जिनका ओवरवेट होता है तो क्या होता है, ये जो टेल बोन है जिसका नाम यहाँ पे लिखा है कॉक्सिक्स, आप देख रहे होंगे, तो वो कई बार बेंड हो जाती है प्रेशर से। कई बार आपने सुना होगा स्लिप डिस्क हो गया, राइट। तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, सर्वाइकल वर्टिब्रा, ये सब जो वर्टिब्रा है ये सब बेंड हो जाती है। लाइक इसका शेप थोड़ा सा प्रोलैप हो जाता है, बाहर की ओर शिफ्ट हो जाता है ड्यू टू ओवरवेट। ठीक है, तो ओवरवेट का एक और ये साइड इफेक्ट है जिसकी वजह से, और पेशेंट को काफी पेन रहता है इसकी वजह से, जो इंटॉलरेंस होता है, लाइक वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाता है, इतना ज्यादा पेन होता है। समटाइम्स इसके लिए फर्स्ट प्राइमरीली क्या है, वेट लॉस करना होता है और उसके बाद समटाइम्स सर्जरी भी जरूरत पड़ती है, और कई बार सिर्फ वेट लॉस करने से ये ठीक हो जाता है। ठीक है, लाइक प्राइमरी स्टेज में होगा तो इसका वेट लॉस करने से हमें रिलीफ मिल जाता है, बट अगर वो काफी ज्यादा शिफ्टेड है तो इसको सर्जरी करके वापस प्लेस में लाना पड़ता है। तो ये जो आप देख रहे हैं स्पाइन, इसके अंदर कॉर्ड्स होती हैं, नर्व की कॉर्ड्स, जो हमें हमारे मैसेजेस को पहुंचाती है ब्रेन तक। हमारे सारे बॉडी पार्ट्स की नर्व्स जाके कनेक्ट होके यही स्पाइन के अंदर जाके कनेक्ट होती है, और इसके अंदर जो नर्व्स होती है इट इज लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और वो ब्रेन में जाके कनेक्ट होता है, और फिर वो हमें इंस्ट्रक्शन देता है कि हमें कैसे कंट्रोल करना है अपने हाथों को, हमारे बोलने के टाइम अपनी टंग को, च्यू के टाइम टीथ को, हर चीज को कंट्रोल करने के लिए हमारा ब्रेन बताता है विद द हेल्प ऑफ दिस स्पाइन एंड स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइन जस्ट प्रोटेक्टर होता है, उसके अंदर वो प्रोटेक्ट करके रखता है, बिकॉज वो जो स्पाइनल कॉर्ड्स होती है बहुत डेलिकेट होती है, तो ये प्रोटेक्ट करके रखता है। लेकिन अगर ये जरा सा भी बेंड हो गया और वो स्पाइनल कॉर्ड को टच कर दिया तो फिर वो काफी पेनफुल हो जाता है। दिस इज मस्कुलर डायग्राम, लाइक इसमें मसल्स दिखाया गया है, इसके अंदर बोन्स हैं, बोन्स का स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर ये मसल का स्ट्रक्चर लाइक ऊपर से रहता है, और ये मसल्स क्या करते हैं, आगे पीछे शिफ्टिंग करने में बोन्स को हेल्प करते हैं। So these muscles नेम थोड़ा पढ़ा है आपने, डेल्टॉइड मसल, बाइसेप्स बोलते हैं ना जो बनाते हैं इधर, जो जिम जाते हैं। दीज आर मसल्स, जो स्ट्रक्चर है मसल्स का इस तरह से अरेंज्ड होता है बोन के ऊपर। दिस इज बैक ऑफ मस्कुलर सिस्टम, ह्यूमन बॉडी। ओके, तो हमारी स्पाइन के ऊपर मसल का डिपोजिशन नहीं होता है। ओके, वहां पे खाली होता है, इसीलिए काफी लाइक डेंजर एरिया होता है। कई बार कई लोग हिट कर देते हैं बैक अपने एल्बो से अपना दूसरों का स्पाइन में, तो जो पेशेंट है, जो पर्सन है, वो पैरालाइज्ड भी हो सकता है। तो जो एरिया है स्पाइन का, जो बैक साइड आप देख रहे हैं लाइट कलर का स्पाइन एरिया, वो काफी डेलिकेट होता है क्योंकि उसके ऊपर कोई कुशन नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है और एक्स्ट्रा स्पाइन के अलावा। तो यहाँ पे अगर कोई हिट करता है तो इट इज वेरी डेंजरस।
पेशेंट कोमा में जा सकता है, समटाइम्स पेशेंट पैरालाइज्ड हो सकता है। दिस इज टॉप व्यू ऑफ ब्रेन। ये जो आप मल्टी कलर से देख रहे हैं, ये मल्टी कलर इसीलिए बनाया गया है ताकि इजीली समझ में आए अलग अलग पार्ट्स। तो व्हाइट मैटर, स्कल एंड स्कैल्प। स्कैल्प मतलब दैट इज स्केलेटल सिस्टम, लाइक बोन पार्ट है। जो स्कैल्प है, जो आउटर सर्कल जो दिख रहा है, दैट इज स्कल पार्ट, बोन है वो, उसके अंदर जो है दैट इज ब्रेन। ये अपर व्यू है इसका, ब्रेन का ऐसे सेक्शन करके अपर से व्यू लिया गया है। एंड इस MRI स्कैन ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स मतलब जैसे अगर ये कप है तो इसको ऐसे करके अगर काटेंगे, ऐसे करके काटेंगे, दिस इज ट्रांसवर्स। तो ब्रेन का ऐसे ट्रांसवर्स ऊपर से पिक्चर लिया गया है। And this is sagittal section, like side view कह सकते हैं इसको। And this is actually digestive system, ठीक है। यहाँ से आपका माउथ से खाना आया, ठीक है, नेजल कैविटी सब कुछ दिखाया है इसमें, लेबलिंग किया हुआ है। माउथ से खाना आया, फिर एसोफेगस से गया नीचे, यहाँ से खाना गया एसोफेगस से, देन स्टमक में गया, ठीक है। स्टमक के जस्ट पहले आप देखिए एक कार्डियक नॉच है, मतलब वहां पे खाना एक तरह से रुक जाता है, वापस जाने नहीं पाता है कार्डियक नॉच की वजह से। एंड ये स्टमक इस तरह से दिख रहा है बिकॉज इसका सेक्शन किया हुआ है, ठीक है। इसको ऐसे करके, लाइक ऐसे करके सेक्शन किया हुआ है स्टमक को, और इसमें आप फोल्ड्स देख रहे हैं इस तरह से। ये अभी अगर खाना नहीं होता है तो काफी फोल्डेड होता है, जब इसमें खाना चला जाता है तो ये एक्सपैंड हो जाता है और फूल जाता है, इसीलिए हमारा पेट खाने के बाद कई बार फूला हुआ दिखता है। दिस इज स्टमक। उसके बाद ये आप देखिए पाइलोरिक स्पिंस्टर है, मतलब यहाँ से स्पिंस्टर को पास कर जाएगा तो वापस खाना पेट में नहीं जाएगा। इसके बाद आ गया डिओडेनम। डिओडेनम इज अ पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसमें पेनक्रियास देखिए बैक साइड में दिख रहा है थोड़ा सा। ये एक्चुअली में जैसा दिखता है वैसा व्यू है, मॉडल है, इसीलिए थोड़ा डिफिकल्ट है। जो डायग्राम्स में हम बनाते हैं वो काफी इजी बना देते हैं और वो आगे का पीछे कई बार दिखाते हैं। लाइक ओवरलैप पिक्चर हम दिखा सकते हैं, लेकिन मॉडल में हम ओवरलैप नहीं बना सकते, हमको इसको घुमा के देखना होता है। एंड दिस ब्लैक पार्ट इज लिवर, और लीवर के साथ डार्क ग्रीन आप देखिए गॉल ब्लैडर दिख रहा होगा आपको, लेबलिंग किया हुआ है। आप बोलेंगे तो आई शेयर दिस PDF टू इन ग्रुप। ओके, देन यहाँ से स्टमक से जब खाना गया डिओडेनम में, यहाँ से गॉल ब्लैडर से आपका पाइल जूस निकला और यहाँ पे डिओडेनम में मैच किया। ठीक है, तो यहाँ से फूड गया, देन इट गोज टू स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे फूड गया।
ओके। देन स्मॉल इंटेस्टाइन का लाइक हम इसको कोलोन्स भी बोलते हैं, इंटेस्टाइन को एंड लार्ज इंटेस्टाइन को हम कोलोन के नाम से भी बोलते हैं। तो देन इट गोज टू स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन। इसको हम ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग कोलोन भी बोलते हैं। डिसेंडिंग मतलब जहाँ पे अब खत्म हो रहा है, एंड हो रहा है। असेंडिंग मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जब स्मॉल इंटेस्टाइन से, जब असेंडिंग मतलब कनेक्ट हुआ है जहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, इसको असेंडिंग मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बढ़ रहा है। देन ट्रांसवर्स, ठीक है, जो ऐसा शेप में है, ठीक है, दैट इज ट्रांसवर्स। उसके बाद डिसेंडिंग कॉलम से, रेक्टम से, रेक्टम में स्टोर होता है, रेक्टम इज लुक लाइक पाउच, ठीक है, यहाँ पे वेस्ट जो है स्टोर होता है। देन एनएस से रिमूव हो जाता है। So actually, digestive system and skeletal system look like that. सो लास्ट हमने कहाँ तक किया था? लास्ट क्लास में पेनक्रियास स्मॉल इंटेस्टाइन हमने खत्म कर दिया था, एंड पेनक्रियाटिक जूस भी कर लिया था, बाइल कर लिया था। स्मॉल इंटेस्टाइन कर लिया था क्या हमने? डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन मैंने बता दिया था। या पेरिस्टालसिस भी कर लिया था, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कर लिया था। जॉन्डिस, सो जो हम खाना खाते हैं वो एब्जॉर्बेबल नहीं होता है, तो वी हैव टू ब्रेक डाउन इट एंड उसको एब्जॉर्बेबल काइंड में लाना होता है, तभी हम उसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं। सो प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट हुआ अमीनो एसिड, जो हमारे काम आते हैं। प्रोटीन हमारे काम नहीं आएगा। सो देयर इज, आज हम डिजीजेस स्टार्ट करेंगे। जॉन्डिस, ओके। व्हाट इज जॉन्डिस? इसमें होता क्या है? कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है? कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है? किसी को पता है जॉन्डिस में कौन सा ऑर्गन इफेक्टेड होता है? अगर किसी को लिवर, वेरी गुड, या जॉन्डिस में हमारा लिवर अफेक्ट होता है। जॉन्डिस इज अफेक्टेड इन दिस, इन liver is affected in this jaundice. The skin and eyes appear yellow due to the accumulation of bile pigment. जब भी हम प्रोटीन्स खाते हैं उसका जो बाय प्रोडक्ट है दैट इज बाइल, येलो कलर, ठीक है। हमारा जो स्टूल होता है वो येलो होता है बिकॉज ऑफ बाइल पिगमेंट्स। तो जो बाइल पिगमेंट्स है वो काफी ज्यादा बनने लगता है, ठीक है। वो वेस्ट
हेलो, शुक्ला सर जी, नमस्कार। या तो प्रोटीन्स का जो बाय प्रोडक्ट होता है दैट इज बाइल, और ये पिगमेंट काफी ज्यादा हो जाता है ब्लड में, इसीलिए जो हमारा व्हाइट कलर के जो बॉडी पार्ट्स है लाइक आईज, नेल्स एंड स्किन जो लाइट कलर होती है वो पेल दिखने लगती है ना, ज्यादा आईज में दिखता है नेल्स में बिकॉज दे आर लाइटर इन कलर, एंड स्किन भी बहुत ज्यादा होने से स्किन भी पेल होने लगती है। तो इसमें करना क्या है एक्चुअली, इसमें हमें फैट रिस्ट्रिक्शन करना है पूरी तरह से एंड प्रोटीन भी रिस्ट्रिक्ट करना है बिकॉज उसका बाय प्रोडक्ट कम बने। नेक्स्ट इज वॉमिटिंग। वॉमिटिंग में क्या होता है, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग द सब्सटेंस स्टोर्ड इन द स्टमक थ्रू द माउथ। This reflex action is controlled by the vomiting center located in the medulla. There is a feeling of discomfort before eating. ठीक है, तो क्या फील होता है कि दिस इज नॉट गुड फॉर आवर बॉडी, तो हमारा ब्रेन क्या रिएक्ट करता है, वी हैव टू पुट इट आउट, वॉमिट कर दो। ठीक है, जब जनरली हम ट्रेवलिंग कर रहे होते हैं तो भी वॉमिटिंग लगता है कई लोगों को, है ना, ट्रेवलिंग सिकनेस। तो वहां पे ब्रेन को डाइवर्ट करना है, आपको सीधा देखना है, साइड में नहीं देखना है ना। कुछ चीजों से अगर माइंड को डाइवर्ट करेंगे जिससे वो बैलेंस, कई बार क्या होता है साइड देखने से क्या होता है हमारा बॉडी और जो व्यू होता है वो बैलेंस नहीं रहता है, वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाता है, इसकी वजह से वॉमिटिंग होता है। अगर हम सामने देखेंगे तो इट कैन बैलेंस आवर बॉडी और वो लाइक व्यू और अपनी बॉडी को बैलेंस कर पाता है, तो वॉमिटिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। एंड कुछ टेक्निक्स है लाइक जो अदरक होता है उसको अगर मुंह में रखेंगे तो वो जो रिएक्शन है बाहर आने का वो रिड्यूस हो जाता है। या फिर कुछ चूसते रहेंगे अंदर की ओर, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट देते रहेंगे तो फिर क्या होगा, बाहर की ओर जो बाहर एक्सपेल करने का चांसेस कम हो जाएगा। तो कुछ सक करते रहना है ताकि वो अंदर की ओर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बना रहे। नंबर 3 इज डायरिया। डायरिया में क्या होता है, abnormal frequency of bowel movement and excessive thinning of stool is called diarrhea. In this, the process of food absorption decreases. जो हम खा रहे हैं उसका प्रॉपरली डाइजेशन भी नहीं होता है और एब्जॉर्प्शन भी नहीं होता है। जो वेलाइज होते हैं इंटेस्टाइन के वो काफी डैमेज हो जाते हैं, लाइक पूरी तरह से इरेक्टेड नहीं होते हैं, वो फॉल हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो पैसेज है लार्ज इंटेस्टाइन का एंड स्मॉल इंटेस्टाइन का वो काफी वाइड हो जाता है, फूड जल्दी जल्दी पास होता है जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। तो इस केस में डायरिया एंड डिसेंट्री दो चीजें होती है। डिसेंट्री और डायरिया में डिफरेंस है, डिसेंट्री में ब्लड भी आता है, और डायरिया का जो डेफिनेशन है वो जो स्टूल पास होने का जो फ्रीक्वेंसी है वो जल्दी होता है एंड स्पीड में होता है, दैट इज कॉल्ड डायरिया। और डायरिया एंड लूज मोशन में भी डिफरेंस है, अगर उतना प्रेशर से स्टूल पास नहीं हो रहा है तो दैट इज नॉट डायरिया, दैट इज लूज मोशन ओनली। बट दोनों ही केसेस में चीजें सेम ही होती है, एब्जॉर्प्शन काफी कम हो जाता है। एंड क्योंकि डायरिया में इतना
स्पीड से निकल रहा है वेस्ट प्लस वाटर, क्योंकि जो एब्जॉर्प्शन है वो हो नहीं रहा है ना। जो हमने पढ़ा था लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर रीएब्जॉर्ब होता है, तो डायरिया में क्या होता है, उसका कंसिस्टेंसी कैसा रहता है, वाटर उसमें साथ में ही आ जाता है, वो रीएब्जॉर्ब नहीं होता है। तो क्योंकि रीएब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो जब जो हम वाटर ले रहे हैं वो बहुत ज्यादा बाहर निकल रहा है, तो वाटर की डिफिशियंसी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है और काफी ऑर्गन डैमेज हो सकता है। तो उसमें प्राइमरीली क्या ध्यान देना है, वाटर का बैलेंस हमारी बॉडी में मेंटेन करना है। लाइक वाटर इनटेक मैक्सिमम जितना कर सकते हैं ओरली करना चाहिए, किसी भी फॉर्म में, डार्क वाटर के फॉर्म में, लेमन वाटर के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में लिक्विड्स जितना हो सकता है उतना जाना चाहिए। सबसे इजी मेथड है जस्ट शुगर, पिंच ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, बॉइल्ड वाटर को कूल करके लेना। अगर किसी पर्सन को डायरिया है और वो वाटर ले रहा है SIORS वाला, तो उसको वीकनेस नहीं होगा, बट उसको अगर वाटर से डिहाइड्रेशन हो गया तो फिर उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, ऑर्गन डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो प्राइमरीली बेसिस रखना है कि पानी की डिफिशियंसी नहीं हो। कोई भी खाना न्यूट्रिशन डिफिशियंसी हो रहा है उस पे उस टाइम ध्यान नहीं देना है, बिकॉज पहले हमको वेलाइज को ठीक करना है और अपना लार्ज इंटेस्टाइन को रीस्टोर करना है, उसका जो फंक्शन। तो जब तक वो फंक्शन रीस्टोर नहीं होगा, खाने पे ध्यान नहीं देना है। वी हैव टू कीप डिहाइड्रेटेड, रिहाइड्रेट करना है, बॉडी में ज्यादा से ज्यादा हाइड्रेट करना है, सॉलिड फूड अवॉइड करना है इस केस में। देन कॉन्स्टिपेशन में क्या हो रहा है, वाटर इसमें भी कम हो रहा है। इन कॉन्स्टिपेशन स्टूल गेट स्टक इन द रेक्टम एंड बाउल मूवमेंट बिकम इरेगुलर। जो वेस्ट बन रहा है, कुछ भी खाने से जो वेस्ट बनता है वो निकलना चाहिए, बिकॉज इट इज पॉइजनस टू आवर बॉडी, तो उसको निकलना चाहिए। अगर वो नहीं निकल रहा, दैट कंडीशन इज कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन के लिए, मूवमेंट के लिए लुब्रिकेशन चाहिए। लुब्रिकेशन किससे मिलेगा, वाटर से। तो वाटर यहाँ पे भी हमारा हेल्प करता है कॉन्स्टिपेशन को, प्लस सॉल्युबल फाइबर। इस केस में हमें सॉल्युबल फाइबर इंक्रीज करना है, लाइक बनाना खा सकते हैं, ओके, एप्पल खा सकते हैं। बनाना इज वेरी हेल्पफुल इन कॉन्स्टिपेशन। वन पेशेंट आई हैड, उसका क्या हो गया था, बच्चा था, उसने कॉइन खा लिया था खाने खेल में, तो उसका कॉइन स्टूल से निकल जाए उसके लिए उसको फुल डे हमने बनाना डाइट पे रखा था। लाइक हमने अराउंड 4 बनाना 4 टाइम्स दिया था, जिससे कि उसका काफी बल्क बन गया, लाइक बल्क ऑफ स्टूल बन गया सॉल्युबल फाइबर का, जिससे वो इजीली उसका सेकेंड डे में उसका कॉइन निकल आया था। नंबर 3 indigestion. What is indigestion? इसमें क्या हो रहा है, it is a condition food is not digested completely and the stomach feels full. Indigestion is caused by decreased secretion of enzyme, anxiety, food poisoning, overeating and spicy food. Indigestion कब हो सकता है, कंडीशंस क्या हो सकते हैं, या तो हमें बहुत स्ट्रेस है या हम बहुत सैड है, ठीक है, इन वजह से भी एंजाइम सीक्रेट नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो न्यूरोलॉजिकल फंक्शन है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, क्योंकि हमारा न्यूरोलॉजिकल फंक्शन भी काम करना चाहिए फॉर टू हेल्पिंग सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स। तो पेट में जितना भी एंजाइम्स है उसके लिए हमारा ब्रेन भी रेडी होना चाहिए। अगर हमारा ब्रेन रेडी नहीं है, हम हैप्पी नहीं है, हम सैड हैं, या फिर हमें कुछ और कहीं और दुख में है, तो हमारा बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है उस खाना को डाइजेस्ट करने के लिए, तो उस केस में इंडाइजेशन हो सकता है। ठीक है, एंजाइटी, अगर कुछ इंटरव्यू में जा रहे हैं या कुछ एग्जाम्स है, उस टाइम भी कई बार किसी को नर्वस डायरिया हो जाता है, बिकॉज वो एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है एंड सिक्रीशन नहीं हो रहा है एंजाइम्स का प्रॉपर। एंड समटाइम्स फूड पॉइजनिंग हो सकता है, फूड पॉइजनिंग की वजह से भी इंडाइजेशन हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है। ओवर ईटिंग करेंगे तो भी इंडाइजेशन होगा, बिकॉज खाना ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंगली हार्मोन्स एंड आपका एंजाइम्स नहीं है, HCl नहीं है, तो फिर वो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, ब्रेक डाउन ही नहीं होगा, बिकॉज उतना हमारे पास HCl सीक्रेट नहीं हुआ जितना खाना था। वो काफी बड़ा काइम हो चुका है, अब बड़ा काइम हो चुका है तो अंदर बीच में जो मॉलिक्यूल्स है उसके पास एंजाइम्स एंड HCl
सिक्रीट नहीं होगा, पहुंचेगा नहीं। स्पाइसी फूड इज ऑल्सो द रीजन ऑफ इंडाइजेशन, बिकॉज जो स्पाइसी फूड स्पेशली रेड चिलीज क्या करते हैं, एक लेयर बना देते हैं हमारा स्टमक के ऊपर, ठीक है। स्टमक के अंदर जो इनर लाइनिंग है म्यूकस के अंदर, वहां पे एक लाइनिंग बना देते हैं जिससे कि वो HCl बहुत ज्यादा सिक्रीट करने लगता है, और कई बार इसकी वजह से एसिडिटी भी होती है और कई बार इसकी वजह से इंडाइजेशन भी होता है। The human digestive system consists of an alimentary canal, ठीक है, and accessory gland। alimentary canal मतलब पूरा जो हमारा digestive tract है, माउथ से लेकर रेक्टम तक, वो एनस तक, that is alimentary canal। and accessory glands मतलब उसके साथ जो helping organs हैं, that means liver and gallbladder, these are accessory glands। pancreas is also accessory gland। The alimentary canal is made up of the mouth, oral cavity, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus। Auxiliary digestive gland include salivary gland, liver। auxiliary that means accessory gland, इसका ही दूसरा नाम है liver and pancreas। और liver के साथ आपका gallbladder भी आएगा। Inside the mouth, teeth chew food. The tongue detects taste and mixes the food with saliva to make it easier to chew thoroughly. Saliva contains salivary amylase, a digestive enzyme that digests starch and converts it into maltose. Okay, that is disaccharides। लाइक जो खाना होता है वो लाइक बहुत सारे पॉलीसैकेराइड्स होता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर, मगर माल्टोज के फॉर्म में जब वो ब्रेक डाउन होता है सलाइवा की हेल्प से जब टूटता है तो सिर्फ 2 मॉलिक्यूल का रह जाता है, डाइसैकेराइड्स। एंड उसके बाद जब टूटता है दैट इज मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में हो गया तब वो हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं, सिंगल मॉलिक्यूल। After these, the food passes through the pharynx and enters the esophagus in the form of bolus, which is further taken to the stomach by peristalsis. Protein digestion mainly takes place in the stomach. Simple sugar, alcohol, and medicine are also absorbed in the stomach. ग्लूकोज डोंट नीड एनी ब्रेकडाउन, उसको डायरेक्टली जैसे हम खाएंगे वैसे ही एब्सॉर्ब हो जाता है। द काइम एंटर्स द डिओडेनल portion of the small intestine where digestion of carbohydrate, protein and fats is completed by the enzyme of pancreatic juice, bile and finally intestinal juice. After this, the food passes into the interior small intestine and small intestine. Part of the small intestine. After digestion, carbohydrate get converted into monosaccharides like glucose. Ultimately, protein are broken down into amino acids and fat are converted into fatty acids and glycerol. Fatty acids and glycerol में break down करने के लिए क्या चाहिए? Bile चाहिए, जो secrete कर रहे हैं gallbladder. The digestion intestinal products are absorbed into the body. The digested intestinal product, जो intestine में digest हो चुके जो products हैं वो absorb होंगे अब through the epithelial layer of the intestinal mucosa। epithelial layer मैंने पहले भी बताया है, हर body के हर part का जो inner layer होता है सबसे, है ना, जो सबसे अंदर का जो सबसे ये वाला layer होता है that is इपिथेलियल लेयर। हमारा स्किन अगर ऊपर से बोला जाए तो ये जो पार्ट है दैट इज इपिथेलियल, स्कल के ऊपर इपिथेलियल, स्टमक के अंदर की लाइनिंग सबसे ऊपर की जो है दैट इज इपिथेलियल। सो जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इपिथेलियल लेयर है उससे एब्जॉर्ब होता है। अनडाइजेस्टेड फूड enters the cecum of the colon through the ileocecal valve. The ileocecal valve does not allow stool to pass back, ठीक है,
जब इंटेस्टाइन में जो वॉल्स हैं बीच में, वॉल्स का क्या काम होता है, वो खाने को वापस या किसी भी चीज को वापस ऊपर नहीं जाने देता। हार्ट्स में भी जो वॉल्व्स होते हैं ऐसे होते हैं, इसमें ऊपर से तो चीजें आएंगी मगर नीचे से ऊपर नहीं जा पाएंगे, लॉक हो जाता है। तो वैसे ही हमारा वेन्स में हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें वॉल्व्स होती हैं जिसकी की वजह से वो वापस बैक फ्लो नहीं होता है। ठीक है, हमारे इसोफेगस में कोई वॉल्व नहीं है, इसीलिए हम वॉमिटिंग करते हैं तो खाना ऊपर की ओर जा सकता है। लेकिन जब एक बार स्टमक में चला गया तो वो वापस आना पॉसिबल नहीं है। Excretory system, kidney and its function. The biological process of eliminated harmful and toxic waste material produced by living beings from the body is called excretion. As a result of metabolism in the body cell, complex compounds, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, यूरिक एसिड एक्सेट्रा, ये सब बनते हैं हमारा बाय प्रोडक्ट्स जो कि काफ़ी हार्मफुल है, जिसको एक्सक्रीट करना होता है। Accumulated in the body get decomposed and some waste product are formed which is called excretory substance। तो ये जो excretory substance है इसको निकालना होता है। जब किडनी की प्रॉब्लम होती है, कोई भी किडनी डिजीज होता है तो आप देखेंगे ये सब बढ़ जाता है, अमोनिया बढ़ जाता है, यूरिया बढ़ जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, राइट। तो क्योंकि वो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, एक्सक्रीट नहीं हो रहा है। ठीक है, what is excretory system called? The presence of excretory substance in the body for long time is harmful for health, hence the body excretes these substance outside the body through various organ groups। ठीक है, the organ groups involved in the process are collectively called excretory system। Classification of excretory system on the basis of the elements present in excretory system of animals, the excretory substance have been divided into two parts: organic excretory system and nitrogenous excretory substance। तो दो तरह के सब्सटेंस होते हैं, ऑर्गेनिक एंड नाइट्रोजनस। ऑर्गेनिक वेस्ट मैटर में क्या होता है? ऑर्गेनिक excretory substance mainly include carbon dioxide gases which is acidic in nature। As a result of these substances remaining in the cell of a long time, the cell get damaged due to acid formation। Carbon dioxide gas is produced during respiration and is taken out of the body through the respiratory system। तो वन वेस्ट क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड जो हम निकालते हैं लंग्स की हेल्प से, नोज की हेल्प से, बॉडी से बाहर। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में ही बनता है जब जो ऑक्सीजन है, जो हम एयर ले रहे हैं ना मेनली, तो उसमें बहुत सारी गैसेस है, उसमें से हम ऑक्सीजन लेके 100% ऑक्सीजन भी उसका नहीं ले पाते, काफी कुछ पोर्शन ही ले पाते हैं, तो उसका ऑक्सीजन लेके एंड कुछ ब्रेक डाउन होता है जब हमारा रेस्पिरेटरी हमारा एनर्जी ब्रेक डाउन जब होता है, एटीपी बनता है, एनर्जी से जब एटीपी बनता है तब वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है बॉडी के अंदर, वो हम निकालते हैं। जब भी हम कुछ काम कर रहे होते हैं तो हमारे सेल जब फंक्शन कर रहे होते हैं तो एनर्जी लगती है, एनर्जी यूज करते हैं हम एटीपी के फॉर्म में। हमने ग्लूकोज बना तो लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, अभी ग्लूकोज हम यूज नहीं ऐसे कर सकते। ग्लूकोज जब एनर्जी में कन्वर्ट होता है उसको हम बोलते हैं एटीपी। तो एटीपी जब बनता है तब एटीपी बनने के प्रोसेस में एक वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसीलिए जब हम ज्यादा काम करते हैं हम ज्यादा गैस छोड़ते हैं, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, क्योंकि हम ज्यादा एनर्जी यूज कर रहे होते हैं। ओके, तो हम जब दौड़ रहे होते हैं हमारी सांस ज्यादा तेज चलती है, हम ज्यादा ऑक्सीजन लेते हैं क्योंकि सेल्स को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए उस टाइम, क्योंकि ज्यादा काम कर रहे हैं एंड एनर्जी ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो वेस्ट भी ज्यादा बना रहा है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हम एक्सेल कर रहे हैं। ओके,
जब तक हमारी बॉडी में स्टोर्ड है वो कार्ब इन द फॉर्म ऑफ फैट, तब तक वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बना रहा, लेकिन जब हम यूज कर रहे हैं कुछ भी काम करने में, तब वो एटीपी बना रहा है, और एटीपी जब बन रहा है तब कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड जब बन रहा है तो हमें उसको निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए हम तेज तेज सांस लेते हैं जब हम ज्यादा काम करते हैं। Second substance is nitrogenous excretory substance. Ammonia, urea, uric acid are mainly found in the nitrogenous waste products excreted by animals. Ammonia is the most toxic substance in which require more water for its excretion. यूरिन के थ्रू अमोनिया बाहर निकलता है, whereas uric acid is relatively less toxic substance as less water is required for its excretion. uric acid भी किसके थ्रू निकलता है? यूरिन के थ्रू। तो क्या चाहिए मीडियम उसके लिए? लिक्विड, दैट इज वाटर। तो यूरिया और अमोनिया दोनों किससे निकल रहे हैं? यूरिन से। तो इसके लिए चाहिए हमें ज्यादा पानी। जितना ज्यादा यूरिन होगा उतना ज्यादा जो बॉडी में एक्यूमुलेटेड अमोनिया एंड यूरिक एसिड है वो बाहर निकलेगा। तो जब भी पेशेंट का यूरिक एसिड बढ़ता है तब उस केस में हमें क्या करना होता है? फर्स्ट ऐसे फूड बंद करने हैं जो ज्यादा यूरिक एसिड बना रहे हैं, एंड सेकेंड वाटर इनटेक बढ़ाना है जिससे कि यूरिया बॉडी से बाहर निकले इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। एंड इफ पेशेंट इज suffering from accumulated uric acid in specific body part, like generally फुट में हमारा नीचे, क्योंकि लोअर बॉडी पार्ट है, वहां पे यूरिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाते हैं बिकॉज इट इज काइंड ऑफ क्रिस्टल्स कह सकते हैं, छोटे छोटे दाने। तो वैसे जाके एक्यूमुलेट हो जाता है लोअर बॉडी में। तो फिर हमें क्या करना है? मान लीजिए ये मेरा फुट है, तो इसको अगर हम हमेशा नीचे रखेंगे बॉडी से तो क्या रहेगा? यहाँ पे जाके प्रेसिपिटेट हो जाएगा। लेकिन अगर हम मैं इसको बॉडी के बराबर में लाके रहूंगी या फिर ऊपर रखूंगी तो वापस बॉडी में जाएगा ब्लड पूल में, और ये एक्सक्रीशन होने में इजी होगा। तो जब हम सोएंगे तो ध्यान रखना है जो फुट है हमारा वो एलिवेटेड रहे। नीचे कुछ पिलोज लगा सकते हैं, 3-4 पिलोज लगा दीजिए जिससे वो फुट एलिवेटेड रहे, जिसमें भी एक्यूमुलेट है तो वो सर्कुलेट होके ब्लड पूल में आएगा, और ब्लड पूल में आने के बाद वो एक्सक्रीट होने में इजी होगा। नहीं तो वो एक जगह जाके समटाइम्स जमा हो जाता है, तो फिर वो इजीली एक्सक्रीट नहीं हो पाता है, एंड फिर वहां पे काफी सीवियर पेन होता है, रेडनेस आ जाती है और चलने में तकलीफ होती है। उस टाइम चलना भी रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, बिकॉज जहाँ पे वो एक्यूमुलेट होता है जो सॉल्ट्स है यूरिक एसिड का, वो बोन्स को फ्रेजाइल कर देता है, बोन्स के ऊपर ऐसे जम जाता है जिससे बोन्स काफी फ्रैक्चर वाली कंडीशन में आ सकते हैं। तो कम चलना है, नॉर्मली चलना है, फास्ट नहीं चलना है, रनिंग नहीं करना है उस केस में। Types of excretory system. There are 3 types of excretion based on waste material excreted by excretory system of different animals. Number 1, ammonia emission. Number 2, urea emission. Number 3, uric acid excretion. Ammonia emission, that means ammonotelism. Most bony fish, tadpoles and aquatic insects excrete nitrogenous waste product in the form of ammonia. This nature of there is called ammonia excretion. Ammonia molecule dissolve quickly in water, so they easily cross membrane barriers. ठीक है, इजीली वो वाटर जहाँ पे भी है वहां चला जाता है, तो मेम्ब्रेन्स के अंदर चला जाता है। In soft boiled invertebrates, ammonia comes out from the entire surface of the body and dissolve in the surrounding water. In fishes, ammonia is excreted through gills. Kidney play very little role in the ammonia excretion. So fishes के अंदर अमोनिया आ जाता है, लेकिन वो उसको एक्सक्रीट कर देती है अपने गिल्स से।
तो जिनमें भी अमोनिया का भी किसी पेशेंट में बढ़ जाता है, उस केस में सी फूड अवॉइड करना है एंड रिवर के जो एनिमल्स होते हैं वो अवॉइड करना है। Urea excretion, that means ureotelism. This those animals which are prone to dehydration and to avoid water loss to adapt to terrestrial habitat जहाँ पे बहुत गर्मी होती है. Animal excrete less toxic nitrogenous waste product urea. जो लैंड में रहते हैं उनको नाइट्रोजनस वेस्ट. टेरेस्ट्रियल मीन्स जो लैंड में एनिमल्स रहते हैं, लाइक वी आर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. अमोनिया इज एक्सट्रीमली हार्मफुल टू सेल्स. जब हम ब्लड टेस्ट करते हैं तो आपको ये सब पैरामीटर्स मिलेंगे इनके, अमोनिया, यूरिक एसिड एंड ये सब किसी का आपका घर में होगा ना, अगर ब्लड रिपोर्ट CBC बोलते तो उसमें सब आपको मिल जाएगा. किडनी फंक्शन टेस्ट, CBC, इन सब में आपको ये सब चीजें मिलेंगी. Ammonia is extremely harmful to cell, whereas cell can tolerate very high concentration of urea because urea is about 2 million times less harmful than ammonia. यूरिक एसिड तो बहुत लोग में आप देखते होंगे बढ़ गया है ना, तो उसकी वजह से उतना हार्म नहीं होता है बॉडी में, लेकिन अमोनिया जल्दी से बढ़ा हुआ नहीं देखेंगे. अमोनिया उन्हीं केसेस में देखेंगे जब बहुत ज़्यादा किडनी डिजीज है और पेशेंट काफ़ी खराब कंडीशन कहते हैं जब अमोनिया बढ़ा होता है किसी पेशेंट में. Mammals like us, mammals and most adult amphibians which are terrestrial and many marine fish and turtles which face the problem of water conservation in hyperosmotic environments excrete urea. Urea is produced in the liver through the metabolic cycle, urea cycle or ornithine cycle, in which ammonia and carbon dioxide combine to form urea. Urea is transported to the kidney through the circulatory system from where it is excreted. So circulatory system मतलब जो blood पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, तो उस सर्कुलेशन में ही हमारे किडनी की हेल्प से वो एक्सक्रीट होता है. Uric acid excretion. Some terrestrial animal excrete nitrogen containing uric acid produced by nitrogen metabolism. This acid allow minimal amount of water loss in animals. The solubility of uric acid in water is very less as compared to ammonia and urea. Hence, it is excreted as a solid waste. Terrestrial snail, insects, bird and many reptiles excrete uric acid. We as human also excrete uric acid in the form of uric acid. वो किस में मिक्स होकर जाता है? यूरिन में मिक्स होकर रहता है. सो किडनी एंड इंफेक्शन करके हम क्लास फिनिश करेंगे. किडनी is an important organ of human body. Kidney failure can cause serious illness or even death. Yes, kidney बहुत vital organ है. डायबिटीज होने से फिर भी चलेगा, बट किडनी जब का प्रॉब्लम होता है तब कुछ नहीं कर सकते. It is appropriate to compare it with a supercomputer because the structure of kidney is very strange and its function are extremely complex. They have two main functions: to remove harmful waste products and toxic waste from the body and to replace water, fluids, minerals in the body like sodium, potassium भी fluctuations होते हैं if kidney is affected. As sodium, potassium, etc. It is to be regulated. तो सोडियम पोटेशियम रेगुलेट नहीं होगा तो फिर that means
किडनी इशू है, और किडनी इशू काफ़ी रीज़न से हो सकता है। डायबिटीज़ की वजह से हो सकता है, कोई इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, इवन हाइपरटेंशन की वजह से हो सकता है। जो बहुत टाइम तक हाई ब्लड प्रेशर रहा है और कंट्रोल में नहीं रहा है, उस केस में भी किडनी अफेक्टेड हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है, सोडियम बढ़ जाएगा, समटाइम्स पोटेशियम बढ़ जाएगा। सोडियम बढ़ने से क्या होगा, हमारा स्वेलिंग हो सकता है बॉडी, कहीं पे भी वाटर रिटेन रह जाता है, क्योंकि सोडियम का फंक्शन ही है वाटर को रिटेन करना। आप नोटिस करिए, नमक को ऐसा खुला रख देंगे तो वो क्या करता है, वाटर को अपने में एब्जॉर्ब करके रख लेता है। वैसे हमारी बॉडी में भी अगर सोडियम ज्यादा होगा तो वो वाटर को अपने में एब्जॉर्ब करके रख लेगा, और हमारी बॉडी क्या होगी, लाइक फुली जैसी हो जाएगी, स्वेलन जैसी हो जाएगी। दैट इज नॉट हेल्दी। तो उसको कौन कंट्रोल करता है, पोटेशियम। अगर हम पोटेशियम खाएंगे तो वो सोडियम को रेगुलेट करेगा। सो आज के लिए इतना ही। किडनी टॉपिक इज वेरी वास्ट, इसको काफी ज्यादा चीजें हैं इसमें समझने के लिए, इसकी डाइट समझने के लिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। गुड नाइट एवरीवन। Jai Shri Krishna. Any questions? You can ask any question. Anyone? We can extend 5 minutes. Okay. So next class में आगे का continue करेंगे. That is kidney structure. Good night everyone.